सो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। पीछे जो मैंने बताया था, क्या बताया था उस टाइम कि जो हीट जनरेट होता है ना बच्चों सर्किट में, जो एनर्जी डिसिपेटेड या एनर्जी कंज्यूम्ड होता है, वो क्या होता है, जितना वर्क कर रहा है बैटरी उस एप्लियंसेज मतलब उस फैन को चलाने में, उस बल्ब को जलाने में जितना वर्क हो रहा है बैटरी के द्वारा, वही उसका हीट डिसिपेटेड होता है या फिर हीट कंज्यूम्ड जो भी होता है सर्किट में वही होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसमें पावर क्या होता है बच्चों। तो पावर में कुछ नहीं है, जिस रेट से जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है या एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि कोई जैसे बल्ब जल रहा है तो वो जैसे एनर्जी तो कंज्यूम कर रहा होगा, तभी तो वो जल रहा है, उसमें हीट डिसिपेट हो रहा है उसमें से, तभी तो वो बल्ब जल रहा है बच्चों, वही सब हो रहा है। तो पावर में क्या होता है ना कि पावर मतलब है कि जिस रेट से जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है। हमें ये पता है कि एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो बल्ब जल रहा है, लेकिन किस रेट से हो रहा है, तो जिस रेट से हो रहा होगा उसी को पावर बोल देते हैं इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट और एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और ट्रांसफर। आया समझ में, जिस रेट से हो रहा है, तो कौन सा रेट है वो चलिए आगे देखते हैं। और कुछ नहीं बच्चों इसमें पढ़ना है, वहीं पे हो गया था जितना पावर डिसिपेटेड है, पावर कंज्यूम्ड है ना, एनर्जी डिसिपेटेड या एनर्जी कंज्यूम्ड है, उससे हीट जनरेट हो रहा था और वही काम बैटरी करता था, तो वर्क और हीट बराबर हो जाता था, क्योंकि जो सर्किट हम पढ़ते हैं ना, जितना काम होता है उतना हीट जनरेट हो जाता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, पीछे एक बार देख लीजिएगा पक्का, है ना। और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। ठीक है, तो यही होता है बच्चों, जो एनर्जी कंज्यूम या ट्रांसफर हो रहा है उसका रेट को ही पावर बोला जाता है। तो पावर क्या है, वी आई। ये आया कैसे बच्चों, बहुत आसानी तरीका से आया। देखिए जो मैंने आपको पीछे क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी, वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है बच्चों, है ना। चार्ज के द्वारा वर्क डन किया जाता है, रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे तो बदल सकते हैं, डब्ल्यू को इधर लिख दीजिए और मान लेते हैं एक का पोटेंशियल जीरो है, एक का भी है और एक का पोटेंशियल जीरो है, तो भी माइनस जीरो भी आ जाएगा, तो भी मान लेता हूं, क्या दिक्कत है। तो डब्ल्यू इक्वल टू भी क्यू आ जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा। अब हमें पता है कि पावर क्या होता है बच्चों, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना काम हो रहा है उसी को हम पावर बोलते हैं बच्चों। ये आई थिंक आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिवाइड दे देते हैं टाइम से, दोनों तरफ टाइम से डिवाइड दे देते हैं, क्या दिक्कत है, समय से दोनों तरफ डिवाइड तो दे ही सकते हैं। तो इसके आगे क्या आएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है पावर, और भी ऐसे ही रहेगा, और क्यू बाई टी। मैंने बताया था बच्चों आपको, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। जो चार्ज फ्लो होता है एक सेकंड में उसी को बोलते हैं करंट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों को देखिए तो क्यू बाई टी क्या है, करंट ही तो है, तो यहाँ पे आई लिख देंगे, तो हमें पता चल गया कि जो पावर है वो भी आई आ रहा है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। आया समझ में, ऐसे आया है बच्चों, तो आसानी तरीके से फार्मूला में यूज करके ही हमने ला दिया है। ओके ओके ओके, आई थिंक क्लियर होगा। तो इसमें देखिए कि क्या बोला जाता है, पावर मतलब पी होता है जो वाट में मेजर करते हैं, पावर को मेजर करते हैं वाट में डब्ल्यू से, वोल्टेज को तो भी में पता है, करंट को तो एम्पियर में मेजर करते हैं। मेजर चीजें आपको पता होगा, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर का यूज कहाँ कहाँ पे हमारे रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में हो रहा है। देखिए हाउस होल्ड मतलब घरों के एप्लियंसेज मतलब होता है बल्ब, फैन, यही सब। पावर डिटरमाइंस हाउ क्विकली एप्लियंसेज लाइक हीटर, आयरन, गीजर वर्क। वही मैं बता रहा हूं बच्चों, हम जानते हैं कि हीटर, गीजर, आयरन ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है क्योंकि वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं ना, और जो एनर्जी उसमें आ रहा है उससे हीट जनरेट हो रहा है। लेकिन हमें पता करना ये एनर्जी किस रेट से हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है। एक चीज आप समझिए कि एक मोबाइल है स्लो चलने वाला, एक मोबाइल फास्ट चलने वाला, है ना। एक मोबाइल का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन, एक का बहुत बेकार प्रोसेसर है। तो जो प्रोसेसर हाई प्रोसेसर का है ना, उसमें रेट बहुत जल्दी होता है, जल्दी से कोई ऐप खोलते हैं तो खुल जाता है। लेकिन कोई मोबाइल जो बहुत स्लो चलता है, लैग करता है, उसमें आप ऐप खोलिएगा तो बहुत लेट से खुलता है। तो प्रोसेसर क्या हुआ, मतलब रेट क्या हुआ, जैसे ही क्लिक किया तो इसमें बहुत जल्दी खुल रहा है, इसमें बहुत लेट, तो वही रेट हम पता करते हैं। तो जितना अच्छा पावर होगा
उतना जल्दी वो खुलेगा, उतना जल्दी वो काम करेगा, है ना। हमें तो जल्दी जल्दी ही करना है ना बच्चों हम क्यों रुके रहे, लैग लैग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, है ना। तो वही यहाँ पे है कि पावर डिटरमाइन हाउ क्विकली, मतलब कितना जल्दी होता है, तो इसीलिए हम पावर पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो पावर मीन्स बेस्ट परफॉर्मेंस, फास्ट परफॉर्मेंस। वही मोबाइल में भी सेम होता है कि फास्ट परफॉर्मेंस देता है, तो जितना जल्दी वो खुल जाता है तो वही तो फास्ट परफॉर्मेंस है उसका। इंडस्ट्री एंड मशीन्स में भी यूज किया जाता है। वो क्या है, मशीन्स विद हाई पावर रेटिंग, जिसका पावर सबसे हाई होता है, लाइक मोटर्स, जनरेटर, तो हैंडल हैवी वर्कलोड इफिशिएंटली काम को मैनेज करता है, क्योंकि वो हैवी वर्कलोड पे बना होता है। बिलिंग में, इलेक्ट्रिक बिलिंग में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड ओवर टाइम मेजर्ड किलो वाट आवर्स विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक बिल। अच्छा, देखिए मैं बता रहा हूँ, एक होता है इसमें बच्चों, जैसे हम लोग मेजर कर रहे हैं पावर को, किस में, पावर को मेजर कर रहे हैं वाट में, ठीक है। अब एक टर्म होता है कहीं कहीं पे यूज होता है हैवी चीजों में, जैसे अब वाट तो बहुत छोटा यूनिट हो गया ना, तो उसको और बड़ा यूनिट में कैसे बोलते हैं, कहीं कहीं पे बोलते हैं किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा मतलब आवर्स, KWH बोलते हैं। इसमें मेजर करते हैं कहीं कहीं पे, तो वो कैसे होता है, वो कैसे होता है, किलो मतलब 1000, वाट मतलब वाट ये वाला पावर का यूनिट, और ये क्या है, आवर मतलब घंटा, मतलब टाइम। ऐसा समझ में, ऐसे होता है। तो चलिए इसको मैं बता दूं, क्या बता देता हूँ। 1 किलो वाट घंटा क्या होता है बच्चों, ये होता है, किलो को तो 1000 लिख सकते हैं, 1000 लिख दिया, गुन्ने वाट तो वाट ही है, और आवर्स क्या होता है, आवर्स को सेकंड में बदल देता हूं, तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है। बच्चों नहीं पता है आपको, 1 घंटा है तो उसको में तो 60 मिनट हो गया, अब इसको हमको सेकंड में बदलना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 60 मिनट है तो 60 से तो गुना करना ही पड़ेगा ना, तो इस सेकंड से आ जाएगा, सिंपल। तो ऐसे ही कर दिया, तो 6 छक 36 हो जाएगा, 36 इंटू 3 जीरो और 2 5 जीरो, 10⁵ वाट आ जाएगा। या फिर ऐसे भी कहीं कहीं पे लिखा था 3.6 इंटू 10⁶ वाट भी लिखा जाता है 1 किलो वाट घंटा को, याद रखिएगा बच्चों, क्या लिखा जाता है कहीं कहीं पे 3.6 इंटू 10⁶ वाट लिखा जाता है, आसान है। और एक और चीज कहीं कहीं पे यूज होता है 1 हॉर्स पावर, मैंने घोड़ा का पावर नहीं हॉर्स पावर मतलब घोड़ा का पावर नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि 746 होता है ना, 746 वाट। कहीं कहीं पे जो मोटर चलता है ना, वहां पे लिखा जाता है 1 हॉर्स पावर है, 5 हॉर्स पावर का ये मोटर है, तो इतना वाट उसमें है बच्चों पावर, समझे, इतना वाट है, इसका मतलब 1 हॉर्स पावर में इतना होता है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या है, ठीक है, क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2023 CBSE में, देखिए PYQ में भी आपको बहुत आसान सा सवाल आया हुआ है, डिफाइन रेजिस्टिविटी, मतलब कि रो को डिफाइन कीजिए ऐसा, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, और ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। 2 मार्क्स का सवाल था, आसानी से किया जा सकता है, मैं इसमें लिखूंगा नहीं बच्चों, बहुत टाइम हो जाता है, बट आप देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, रेजिस्टिविटी क्या होता है, इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब अंदर का, ये मैंने नहीं बताया था, इंट्रिंसिक होता है मतलब अंदर का प्रॉपर्टी है मटेरियल का, क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वही बात है। रेजिस्टिविटी क्या करता है, रेजिस्टिविटी मतलब रोक रहा है, करंट को कितना स्ट्रांगली रोक रहा है, ये वही इसका डेफिनेशन होता है, फ्लो ऑफ करंट को कितना आसानी से रोक रहा है। तो हमने बताया था आपको बच्चों क्या होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो यहाँ से रो क्या आ जाएगा, यहाँ से रो आ जाएगा RA अपॉन एल, यही यहाँ पे लिखा हुआ है RA अपॉन एल। तो R रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल लेंथ होता है, ये सब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तभी मार्क्स देते हैं लोग, है ना, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, देखिए जो फैक्टर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है उसको मैंने देख लेना है, मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे, यही 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। याद रखना है 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, यही दोनों चीज़, ना ही कि वो लेंथ पे नहीं डिपेंड करता है, एरिया पे भी नहीं डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ मटेरियल के प्रॉपर्टी पे और टेम्परेचर पे। फॉर कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज,
विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ा देंगे रेजिस्टिविटी बढ़ता जाएगा बच्चों। ओके। और सेमीकंडक्टर के लिए भी क्या होता है, यही चीज होता है, इट डिक्रीजेस। जब सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टिविटी कम हो जाता है। और ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। कुछ कुछ डिफिनेशंस आते हैं एग्जाम में, बहुत सारे डिफिनेशंस आ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड्स का एग्जाम है ना, तो डिफिनेशंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स कम आएंगे बट डिफिनेशन पक्का आते हैं। देखिए आगे क्या है। अच्छा, आगे मैंने कल का लेक्चर में बच्चों एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था। क्या किया था? ब्लंडर। उसके लिए भाई सॉरी यार, मतलब मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया था बच्चों। ये कल मैं जो क्वेश्चन लाया था कि रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा अगर मटेरियल चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो हमने अभी पढ़ा ना बच्चों कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। देखिए कल मैंने बहुत बड़ा गलती किया था बच्चों, ये गलती आपको नहीं करना है एग्जाम में, इसीलिए मैंने किया था, ठीक है, इसीलिए मैंने किया था। ओके, आपको ये नहीं करना है। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा, वो तो हमें पता है, बस टेम्परेचर और इस पे डिपेंड करता है, मतलब ये चेंज होगा तभी उसमें चेंज होगा, बाकी कभी चेंज नहीं होगा। तो नॉट चेंज, देखिए टेम्परेचर चेंज करिए तो चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये नहीं होगा। शेप ऑफ द रजिस्टर चेंज, शेप चेंज कर रहे हैं, शेप इसमें नहीं आ रहा ना, मतलब शेप चेंज करेंगे तो चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन होगा सी। इसमें नहीं और हाँ में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आपको भी कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, तो प्लीज गलती मत करना, जो मैं बता रहा हूँ वैसे कर लेना। यहाँ पे मटेरियल इज चेंज, मटेरियल ही बदल दिया भाई, पहले तांबा था अब हमने कॉपर कर दिया, तो हमने तो मटेरियल ही बदल दिया, तो मटेरियल बदला मतलब नेचर ऑफ मटेरियल चेंज किया, तो चेंज तो हो ही जाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा। बोथ मटेरियल टेम्परेचर, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका जो हमारा आ रहा था वो सी आ रहा था, शेप जो चेंज करेंगे तो चेंज ही नहीं होगा शेप से क्या ही होगा, अभी भी ये अभी भी ये पेंसिल ही है, इसको तोड़ देंगे तो अभी पेंसिल रहेगा, शेप चेंज हुआ तो चेंज हुआ, ये नहीं हुआ, पेंसिल का पेंसिल ही रह गया। तो याद रखना है बच्चों, रजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करेगा, ऑप्शन सी होगा। ये मैंने बहुत गलती बताया था, ये नहीं देखना है। इसमें बस मैंने टेम्परेचर बताया था, लेकिन बस नेचर बताया था, लेकिन इसमें टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये गलत है बच्चों, ठीक है, ये याद रखना है। कल गलत हुआ था, कोई बात नहीं, आपको गलती नहीं करना है, इसीलिए मैंने किया था। ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, चलिए बहुत आसान सा सवाल करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है जी, 5 ओम का रजिस्टर है कनेक्टेड विथ सीरीज विथ 10 ओम रजिस्टर, दो रजिस्टर है सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे ही ये दिखे तो आपको करना है जल्दी जल्दी से सवाल, एक ये है, एक ये है, ये सब तो आसान है, करना पड़ेगा। 5 ओम का है ये, 10 ओम का है ये, कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। चलो भाई 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके आगे क्या है, इसके आगे ये बोला जा रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। जब सीरीज में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, जब सीरीज में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो दोनों का आर सीरीज में कितना हो जाएगा, 5 + 10 मतलब कि 15 ओम। बच्चों ये भी PYQ ही है ना मैं जितना लाया आज सब PYQ ही आया हुआ क्वेश्चन है 2023-2022 में। तो मुझे पता चल गया सीरीज में इतना टोटल रेजिस्टेंस हो गया। फिर करंट पता करना है, तो करंट क्या होता है, I = ΔV/R, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो होगा टोटल, इसमें टोटल करंट कितना होगा, डेल्टा भी मुझे पता है, यहाँ पे 6 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो डेल्टा भी तो 6 ही आ जाएगा, और ये टोटल इसी में करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है। और टोटल रेजिस्टेंस इसको कितना आया था बच्चों, 15, तो मतलब कि 3 से काट देंगे 2/5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये भी पता चल गया। आगे बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। अब हमें एक ईच रजिस्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। ओके, तो ये मान लेते हैं और ये मान लेते हैं और ये मान लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट कितना है, ऐसे करके वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा ना पोटेंशियल मेजर करने के लिए, यहाँ पे भी ऐसे वोल्ट मीटर, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, तो ये भी ए हो जाएगा ना बच्चों,
बच्चों यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि ये वोल्ट मीटर से जो कनेक्ट कर दिया हमने और इसको भी कनेक्ट कर दिया, तो हमें इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो बिल्कुल आसान है, देखो यहाँ से जो 6 वोल्ट है तो ये भी तो 6 वोल्ट ही होगा, और यहाँ ये 0 वोल्ट है तो इधर भी तो 0 वोल्ट ही होगा। बीच में अगर कुछ भी चीज़ नहीं है, रेजिस्टेंस ये सब नहीं है, बैटरी सब नहीं है, तो पोटेंशियल सेम चलता जाता है। यहाँ 0 था तो 0, देखो बीच में कुछ आ रहा है नहीं, तो ये 0 यहाँ तक 0 हो जाएगा। 6 है तो 6 के इधर कुछ आ रहा है नहीं, तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट हो जाएगा। अब बीच में ये रेजिस्टेंस है, इसको ए मान लिया, और ए ये माना ना, तो बीच में कुछ नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में कितना वोल्टेज होगा तो आसानी से निकाल सकते हो। देखो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये जो ऐसे था, ये ए था पॉइंट, ये 6 वोल्ट था, ये ए पॉइंट था, और इनके बीच में मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, ये 5 एम्पियर 5 ओम का है। ओके, तो इसमें तुम बता दो ना भाई, करंट कितना फ्लो हो रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा भी इक्वल टू आई इंटू आर। तो डेल्टा भी कितना है, 6 माइनस ए पोटेंशियल एट ए, 6 माइनस पोटेंशियल एट ए। भाई ये 20 माइनस इसको माइनस इसको कर दिया, इक्वल टू आई, करंट मुझे पता है कितना फ्लो हो रहा है क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आई तो हमें पता ही है, वो 2/5 फ्लो हो रहा है, 2/5, और रेजिस्टेंस इसमें 5 ओम में, तो 5 कट गया, तो 6 माइनस भी पोटेंशियल एट ए इक्वल टू 2 आ रहा है। तो पोटेंशियल एट ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 4 वोल्ट आ रहा है बच्चों। ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ रहा है, 4 वोल्ट। तो मुझे पता करना था इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब 6 वोल्ट में से 4 वोल्ट घटा दो, तो डेल्टा भी कितना आ रहा है, 6 माइनस 4, मतलब कि 2 वोल्ट आंसर आ रहा है। तो 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू 2 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है, और एक और था 10 ओम रेजिस्टेंस के बीच में कितना वोल्टेज आ रहा है, डेल्टा भी ए पॉइंट का कितना था, और उधर कितना था, 0। यहाँ से बच्चों ये ए पॉइंट है ना, और इधर 0 है, इसको घटा देंगे तो डेल्टा भी आ जाएगा। ए पॉइंट का कितना है, 4 माइनस 0 बराबर 4 वोल्ट। तो इन दोनों हम निकाल लिए, आ गया ना, 5 और 10 दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। देखो यही तो निकालना था, और 3 मार्क्स का सवाल है, आसानी से 3 मार्क्स आ जाएंगे, कुछ किया थोड़ी ही ध्यान से देखना बच्चों, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट ओम्स लॉ हाउ इट कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। तो कुछ नहीं करना है, ओम्स लॉ को बता देना है, और एक्सपेरिमेंटली जो हमने पढ़ाते वक्त बताया था वैसे इसमें भी कर देना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ चीज़ है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट तो तुम लिख ही सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स प्रोवाइडेड टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर में फिजिकल कंडीशन से रिमेन सेम, वही बात है भाई, V इक्वल टू आई आर जो डिफिनेशन दिया है ना, उसी को डिफाइन कर देना है। और एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन के लिए एक डायग्राम बना देना, रेजिस्टेंस कनेक्ट करके वोल्टेज और करंट बहा देना, जो बता चुके हैं बच्चों ये, है ना। अब VI का ग्राफ तो प्लॉट कर ही लोगे ना, Y इक्वल टू MX का ग्राफ नहीं हो जाएगा, ऐसे करके Y पे V रख देना, और इधर रख देना तुम करंट को, और ऐसे करके ड्रॉ कर देना, रेजिस्टेंस बता देना, सिंपल। और लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस याद रखना बच्चों, इट डजंट अप्लाई ऑन नॉन ओमिक कंडक्टर। डायोड ट्रांजिस्टर इस सब पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो ओमिक कंडक्टर नहीं है, उसमें रेजिस्टेंस वगैरह नहीं होते हैं। इट फेल्स इफ द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। ऑब्वियसली टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो टेम्परेचर बदलेंगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा, पूरा बेकार हो जाएगा। रेजिस्टेंस पे हम बना रहे हैं कांस्टेंट रेजिस्टेंस लेके, और टेम्परेचर बदलेंगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा, तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, आराम से देख लेना बच्चों, आसान है। चलो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 रजिस्टर 6 और 12 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। सिंपली पैरेलल बोला तो हम क्या करेंगे, पैरेलल का फॉर्मूला 1/RP लगा देंगे, 1/6 प्लस 1/12। बच्चों ये करो खुद से यार, तो देखो ऊपर नीचे 2 से मिले 2 3/12 मतलब कि 4, 1/4, खुद से करो ये। RP इक्वल टू 4 ओम आ गया, देखो दोनों था पैरेलल में, हमने इसका कैलकुलेट कर लिया रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ऑफ द कॉम्बिनेशन, हो ही गया, है ना। इफ द कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 4 वोल्ट बैटरी, ठीक है,
मैंने इसको 4 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी जो है ऐसा है 4 वोल्ट का है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द बैटरी, सिंपल यार, जब 4 वोल्ट बैटरी दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगा के निकाल लो करंट, डायग्राम भी नहीं बनाना है। V कितना है 4 वोल्ट इक्वल टू करंट हमें पता करना है, रेजिस्टेंस मुझे पूरा आ गया 4, तो करंट कितना होगा फ्लो 1 एम्पियर का, करंट कितना फ्लो होगा 1 एम्पियर का, सिंपल यार। कैलकुलेट द करंट थ्रू द बैटरी, बैटरी के थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। देख रहे हो कितना आसान है, कर लोगे बच्चों तुम लोग। देखो यहाँ पे ये सवाल बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज कनेक्टेड टू द पैरेलल नोट इन सीरीज, बोल रहा है कि हम जो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेज यूज करते हैं, फैन बल्ब ये सब का, तो ये सब हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं करते हैं? बहुत बहुत आसान सा आंसर है, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करने से सब में सेम वोल्टेज जाता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो सब लोग अच्छा से जल पाते हैं, फैन भी अच्छा से चल पाता है, बल्ब भी अच्छे से जल पाता है। और क्या दिक्कत है, मतलब और क्या फायदा है इसका पैरेलल में कनेक्ट करने का, कि आप अगर सबका इंडिविजुअल स्विच बना सकते हैं, फैन चलाना है तो एक स्विच से चलेगा, फैन का स्विच अलग कर देंगे, बल्ब का स्विच अलग कर देंगे, क्योंकि पैरेलल में है ना, सबका इंडिविजुअल कर देंगे। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होगा, सीरीज में एक ही करंट फ्लो होता है और सब में वोल्टेज सेम होता है, तो सब में इंडिविजुअल स्विच नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। और क्या इसका फायदा है, अगर मान लेते हैं कभी ज़्यादा वोल्टेज का आ गया करंट, तो ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा ना, तो सीरीज में सब एक ही बार फ्यूज हो जाएगा, सभी खराब हो जाएगा और करंट बहेगा ही नहीं। मान लो कि हम चल रहे हैं पैरेलल में, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, ठीक है। ये मैं रेजिस्टेंस के थ्रू दिखा रहा हूँ, बाकी आप इसमें कुछ भी लगा के बना सकते हैं। ये कुछ बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। ये V वोल्ट का बैटरी यहाँ से जा रहा है, सब में वोल्टेज भी सेम ही होता है, इधर करंट भले ही अलग अलग जाता है, वोल्टेज सेम होता है। करंट जाता है I1 I2 I3, फिर इधर से करंट निकल जाता है। तो ऐसे इसमें होता है। और मैं 3 चीज़ें बता दिया जो फायदा आपको, वो आप लिख लेना है ना, जो मैंने बताया है इंग्लिश में लिख लेना, अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लिख सकते हो आप लोग। मैं बता रहा था कि मतलब मान लेते हैं कि I1 बहुत ज़्यादा करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो ये टूट जाएगा, बाकी तो करंट इसमें फ्लो करेगा, मतलब एक ही चीज़ हमारा खराब होगा, बाकी खराब नहीं होगा। ओके, तो ये फायदा है ना बच्चों। और सीरीज में सबको ऐड कर देंगे ना, तो सेम वोल्टेज में सेम करंट फ्लो होगा, तो करंट सबको ले मारेगा सब खराब हो जाएगा, तो ये तो बेकार है। इसीलिए हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आपको भी पता चल गया होगा बच्चों इतना पढ़ने के बाद, ठीक है। हीटर ड्रॉज बोल रहा है, हीटर ड्रॉज करंट, देखो करंट मुझे दे दिया, जो जो दिया है आराम से लिख लो। करंट मुझे 10 एम्पियर का दे दिया, कनेक्टेड थ्रू वोल्टेज मुझे दे दिया 220 वोल्ट का, ठीक है, 220 का वोल्ट का सप्लाई है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द हीटर, हीटर का पावर क्या होगा अभी ना बताया, तो पावर क्या था, VI आया था, देखो जो फॉर्मूला है उसी में पुट कर देना है, 220 गुने 10, तो ये वाट, इतना वाट आंसर आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि एनर्जी कंज्यूम्ड एनर्जी कितना कंज्यूम्ड होगा बच्चों, जितना एनर्जी कंज्यूम्ड होता है उसमें उतना ही उसमें हीट डेसिपेट होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे काम करेगा। वो क्या था, हीट डिसिपेट कितना होता है, I²RT, या फिर इसे लिख सकते हैं VIT, ठीक है। ओके, और टाइम मुझे दे दिया है ना बच्चों, टाइम मुझे 2 घंटा दिया है, 2 आवर्स, उसको सेकंड में बदल लो, 2 इंटू 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ऐसे कर सकते हैं 14 12 दूना 2400 है, 12 छक 72 होता है ना, सॉरी यार 7200 सेकेंड्स आ रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे यूज कर दो। V कितना है बच्चों 220, I कितना है 10, टाइम कितना है 7200, इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना हीट आ जाएगा, इतना जूल में, जो भी आएगा जूल में यहाँ पे लिख लेना बच्चों, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, आसान है। स्टेट द फैक्टर, मुझे फैक्टर बताना है अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोल रहा है बच्चों R इक्वल टू रो L/A। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर का अफेक्टिंग फैक्टर क्या है, पहला कि ये लेंथ से अफेक्ट होता है, दूसरा ये एरिया से अफेक्ट होता है, तीसरा कि टेम्परेचर से इफेक्ट होता है इसका, चौथा कि मटेरियल से होता है, बहुत सारा फैक्टर है।
इसमें क्या लिख देना, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ बच्चों, ऐसे लिखना, लिखना कि इफ द लेंथ इज चेंज्ड इन द सर्किट देन रेजिस्टेंस विल चेंज, मतलब इफ लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। उसी तरीके से एरिया में लिखना, इफ एरिया चेंजेस इन द सर्किट ऑफ द वायर देन रेजिस्टेंस आल्सो चेंजेस बिकॉज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मीन्स एरिया इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो फैक्टर हो गया एक। टेम्परेचर भी बदलेंगे तो होगा, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देने से रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, ये भी लिख देना। मटेरियल चेंज कर देंगे तो पूरा रेजिस्टेंस ही चेंज हो जाएगा। तो ये सब लिख देना बच्चों, 2-2 मार्क्स का सवाल है, सारा बोर्ड्स का सवाल है, कितना आसान है। ये तो लेंथ ऑफ द वायर इज ट्रिपल्ड, लेंथ ऑफ द वायर इज 3 टाइम्स ऑफ एल। पहले एल था और क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ कर दिया गया, एरिया को मैंने आधा कर दिया A/2। हाउ डज इट रेजिस्टेंस चेंजेस, देखो बहुत आसान से इसको किया जा सकता है। पहले ये फर्स्ट मान लो, ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड केस मान लो, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट केस को सोल्व करो, सेकंड केस को सोल्व करो, आंसर ला दो, सिंपल। देखो फर्स्ट केस में क्या होगा, करा कि रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, तो R इक्वल टू हमने पढ़ाया है रो तो चेंज नहीं होगा, L/A वही यहाँ पे है, और यहाँ पे R क्या हो जाएगा, रो L कितना दिया है 3L, एरिया कितना है A/2। तो इसको सोल्व करो बच्चों, रो L/A आ जाएगा इंटू 6 आ रहा है ना, तो रो L/A कितना है, ये तो पहले का R है, पहले का R है मतलब R इनिशियल है, तो R इनिशियल इंटू 6 आ रहा है, R फाइनल कितना आ रहा है, इसको R फाइनल हमने बोल दिया। 6 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस, मतलब हाउ डज इट चेंज, तो 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ इनिशियल। कितना आसान है यार, कर सकते हो तुम लोग, समझे। देखो एक और सवाल है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है 3 इंडिसेंट्स बल्ब, ABC 3 को बल्ब दे दिया है, रेटिंग दिया है एक का 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट। मैंने बताया बच्चों वाट ये मेजर करता है, पावर ये कि कितना जल्दी से काम हो रहा है सर्किट में, कितना जल्दी करंट फ्लो हो रहा है और कितना जल्दी जल जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा पावर इसका है, तो सबसे ज़्यादा जल्दी जलेगा मेरे को लग रहा है। कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है बच्चों, तीनों बल्ब को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। विच ऑफ द फ्लोइंग लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग द ब्राइटनेस, ओहो, अरे बच्चों कुछ नहीं किया गया है, देखो ऐसे किया गया है, एक बल्ब को यहाँ पे ऐड कर दिया, एक बल्ब को यहाँ पे ऐड कर दिया, एक बल्ब को यहाँ पे ऐड कर दिया, ये 3 बल्ब हैं, ठीक है। ये है मान लेते हैं A, ये है B, ये है C। तो हमें ये पता है ना कि इसमें वोल्टेज सेम होगा, भी तो सेम ही होगा, बट इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा अलग अलग, ठीक है। मतलब हमको ये पता है ना वोल्टेज सेम है, पावर क्या होता है VI होता है। जब वोल्टेज सेम है तो इसको तो छोड़ दो, तो पावर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया, ओके, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है। तो करंट जिसमें ज़्यादा फ्लो होगा उसमें पावर जिसमें ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा ना, करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा और वो ज़्यादा जल्दी जलेगा, वही हमको बताना है। पैरेलल में है सोर्स से, ठीक है, द फ्लोइंग लाइकली टू बी हैपन रिगार्डिंग, तो ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब विल बी सेम, नहीं, बल्ब C का पावर सबसे ज़्यादा है बच्चों। यहाँ पे अगर देखें तो बल्ब C जो है इसका पावर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे दिया हुआ है 100 वाट, 100 वाट का है पावर इसका। तो यहाँ पे पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पावर जिसका जितना ज़्यादा होगा उसमें करंट उतना ज़्यादा फ्लो होगा। इसका मतलब ये ग्लो भी सबसे ज़्यादा करेगा, ये ग्लो भी सबसे ज़्यादा करेगा बच्चों, क्योंकि करंट इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है। फिर सबसे कम पावर किसका है 40 वाट A का, तो ये सबसे कम ग्लो करेगा, मतलब सबसे ज़्यादा करेगा ग्लो C बल्ब, फिर B और फिर A, सबसे कम ये है, सबसे ये, ऐसे करके होगा बच्चों, ओके। ब्राइटनेस ऐसे करके बढ़ रहा होगा, तो C का सबसे ज़्यादा। ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब A विल बी मैक्सिमम, नहीं बच्चों ये भी नहीं, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब C विल बी लेस देन B, नहीं, ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब B विल बी मोर देन A। हाँ देखिए B का तो ज़्यादा है ना A से, B का ज़्यादा है A से, इसका मतलब ऑप्शन नंबर C सही है, ओके। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ओके यहाँ पे बोल रहा है कि 2 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम और 4 ओम, ठीक है, कनेक्टेड टू द बैटरी विल हैव
विल हैव सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर एक है यहाँ पे 2 ओम और एक है यहाँ पे 4 ओम, 2 ओम का है, ये 4 ओम का है। अगर ये पैरेलल में है, अगर ये पैरेलल में है तो करंट सेम फ्लो होगा? नहीं, ये तो गलत हो गया। अलग अलग ना बच्चों, ये आई जाता है तो ये I1 I2 में बट जाता है, ठीक है। सेम करंट फ्लो थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ये सही है, ये सही है। सेम करंट फ्लो होता है जब दोनों सीरीज में होता है। ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, तो ये सेम करंट इसमें फ्लो होगा जब ये कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। सीरीज में कनेक्टेड है तो ये तो सही है बच्चों। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में सेम पोटेंशियल भी होता है। अच्छा हाँ, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम, अच्छा देम इनके बीच में नहीं होगा, इनके बीच में सेम पोटेंशियल तो नहीं होगा, मेरे को लगा कि बैटरी के बीच में, ठीक है। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम कनेक्टेड इन पैरेलल, नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। ओके बोल रहा है यहाँ पे फाइंड आउट द फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन, फिगर दिया गया है। ये फिगर है बच्चों, ये फिगर है, ठीक है। इस फिगर में बोल रहा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर टू 8 ओम रजिस्टर इन कॉम्बिनेशन। अच्छा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 8 ओम का रजिस्टर 2 होगा, देखिए हाँ 2 है बच्चों, यहाँ पे 8 ओम ये है और 8 ओम ये है, तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? मतलब आर पैरेलल में है ना दोनों, तो पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा? 8 का निकाल लीजिए। 1/r पैरेलल में क्या होगा? 1/8 प्लस 1/8 तो कितना हो जाएगा? 2/8, मतलब 4 बार में कट गया, तो आर पैरेलल में हमारा 4 ओम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा? 4 ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर। अच्छा, 4 ओम रजिस्टर ये है बच्चों, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? ठीक है, करंट फ्लो में 8 ओम का बैटरी है, तो वोल्टेज मुझे दे दिया है 8 ओम का, 8 वोल्ट का, और मुझे पता है कि 4 ओम है, और इसको हमने किया तो ये कितना आया? ये भी तो 4 ही ओम आया बच्चों, 4 ही ओम आया, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो होगा? I इक्वल टू डेल्टा V अपॉन आर, डेल्टा V मतलब 8 वोल्ट, आर कितना हो जाएगा? 4 ओम ये और 4 ओम ये, और ये पूरा सीरीज में है बच्चों, ये ऐसे करके पूरा सीरीज में है ना, सीरीज में है, कहीं पे करंट बट नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। सीरीज में है तो डेल्टा V अपॉन आर, 4 और 4 8, तो ये कितना होगा? 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। चलिए ये पता चल गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? मतलब कि VA माइनस VB निकालना है, ये VA और VB ही तो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसके क्रॉस, उनको पता करना है। तो ये तो 8 मान लेते, ये 8 वोल्ट का होगा, ये 0 वोल्ट का, नेगेटिव को 0 वोल्ट मान लिया। यहाँ पे एयर के पास कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे ये भी 8 वोल्ट हो गया। B कितना होगा? देखिए इधर से ऐसे ऐसे जा रहा होगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ पे आ गया एक, तो यहाँ पे तो यहाँ तक तो 0 वोल्ट ही होगा। देखिए 0 जो चल रहा है ना, ऐसे करके 0 के बीच में कुछ आ रहा है, एमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, यहाँ तक 0 वोल्ट आ गया, तो मुझे VC निकालना है, तभी तो VB भी निकल जाएगा, तो VC निकल जाएगा, तो ये भी निकल जाएगा, इसके बीच में कुछ नहीं है। ये तो एमीटर बस मेजर कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब इसके क्रॉस में निकाल लिया ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो मुझको पता चल जाएगा ये VC है बच्चों, ये है VC। तो इसके क्रॉस कितना होगा? देखिए मैं बताता हूँ, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब कि VD माइनस VC, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? V इक्वल टू IR। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है बच्चों? ऐसे करके इधर से करंट आ रहा है ना, ऐसे करके, तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट हो रहा है I, कितना आया था, कितना आया था? 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना का था? ये 4 ओम का था। तो VD जो कि है 0 माइनस VC इक्वल टू 4, तो VC क्या आ गया मेरा? 4 वोल्ट। बच्चों मैं यहाँ पे डायरेक्शन उल्टा लिया था, इसलिए नेगेटिव आएगा, यहाँ पे माइनस VC आ रहा था, क्योंकि मैं डायरेक्शन अपोजिट लिया था। मैं मान लिया कि करंट इधर से फ्लो हो रहा है, इधर से, तो उल्टा मान लिया था, लेकिन रियली में करंट तो इधर से ना फ्लो हो रहा है, तो हम लेंगे इसको माइनस इसको, तो ठीक है, मेरा VC आ गया 4 वोल्ट, ये हो गया 4 वोल्ट। अगर नेगेटिव लेना चाहे तो ले सकते हैं, तो VC मान लेते हैं माइनस का 4 वोल्ट, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ओके, देखिए अब यहाँ पे मुझे चाहिए, ये दोनों तो सेम ही हो गया, VB और VC सेम ही हो गया ना बच्चों, ये दोनों तो सेम ही हो गया।
जब सेम हो गया तो वी बी मेरे को पता चल गया ये है कितना, माइनस का 4 वोल्ट आ रहा था, और ये वी ए कितना था, 8 वोल्ट था। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे 8 वोल्ट माइनस और माइनस का 4 वोल्ट, तो मेरे को पता चल गया 12 वोल्ट प्लस का आ रहा है। 12 वोल्ट प्लस का आ रहा है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब सी का आंसर हो गया 12 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम यही आएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अब पावर डिसिपेटेड कितना होगा 4 ओम के थ्रू, कितना होगा पावर डिसिपेटेड? पावर इक्वल टू क्या बताया था, वी आई। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता चल गया कितना का, 12 का, और करंट कितना का फ्लो हो रहा है बच्चों, 1 एम्पियर का, तो बस 12 वाट आ गया पावर, ये भी आ गया। आगे बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन एमीटर रीडिंग इफ एनी। एमीटर के रीडिंग के बीच में डिफरेंस कुछ आएगा, चलिए देखते हैं। करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट यहाँ पे वही नापेगा जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ भी करंट वही फ्लो हो रहा है, वही नापेगा। तो दोनों एमीटर तो सेम ही करंट नापेगा, ये भी आई ही नापेगा, ये भी आई ही। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें नहीं आएगा, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर होगा, बहुत आसान था ये। अगर आप ध्यान से देखते जाए, करते जाए ना, तो सारा सवाल आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। आगे मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।